नमस्कार। जैसा कि हमने यूजीसी नेट के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हम लोग यूनिट 7 पढ़े। उसके पश्चात हम लोग आप यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, जिसका जो भी प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी बना दिया गया है, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। और जो यूनिट 5 चल रहा है, उस यूनिट 5 के क्रम में आज हमारा ये 12वां वीडियो है। इसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है, जो कि ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर के एक एक करके सब कुछ देख सकते हैं। तो देखेंगे कि अगला जो ये हमारा टॉपिक है वो है भारत भारती, जिसके राइटर जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। आज उसी चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर को शुरू करेंगे। एक चीज़ और है कि जब आप वीडियो देखिए, अगर लंबा लगे तो 1.5 गुना स्पीड से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा, ताकि यदि उसमें कुछ और बेहतर करना हो तो हम आगे वाले वीडियो में कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे भारत भारती। तो देखेंगे भारत भारती के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका जो प्रणयन है यानी प्रकाशन जो है 1912 में हुआ था। भारत भारती जो है 3 भागों में विभक्त है। पहला भाग है अतीत खंड, दूसरा है वर्तमान और तीसरा है भविष्य खंड, यानी कि 3 खंडों में विभक्त है और तीनों काल के अनुसार बटे हुए हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। इसको देखेंगे भारत भारती अपने प्रभाव में अत्यंत सफल रही। कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए दक्षिण भारतीय लोगों ने भी हिंदी सीखी थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी प्रसिद्धि क्या रही होगी। भारत भारती को उमाशंकर जोशी ने आधुनिक युग का गीता कहा है। यानी आधुनिक युग का गीता किसने कहा है? तो उमाशंकर जोशी ने कहा है। वह यानी भारत भारती सोते हुए को जगाने वाला है, भूले हुए को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला है, यह स्वदेश प्रेम उत्पन्न कर सकता है। ये किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए या रामचंद्र शुक्ल हो गए, इसका जो भी कोट होगा, जो कथन होगा किसी भी रचना के बारे में, तो उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल उससे बहुत बनते हैं। क्योंकि ये लोग ऐसे विचारक हैं, ऐसे विद्वान हैं, आलोचक हैं कि इनके बिना साहित्य में अच्छी चीज़ों का कल्पना किया ही नहीं जा सकता है। फिर नीचे आएंगे, भारत भारती ने तत्कालिक शिक्षित जनचित की आशा आकांक्षा को बुभुक्षित होने से बचाया। इसने किसी भी बड़े आदर्श को प्रतिष्ठित तो नहीं किया, लेकिन जनचित को उसके प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग व सकांक्ष बनाया। और ये बात कौन कहते हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। फिर अगला कोट देखेंगे, भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है, वैसा किसी अन्य रचना में नहीं। भारत भारती ने जिस तरह समाज के हर वर्ग को छुआ, संवेदना के हर स्तर को झकझोरा और भावना मूलक, बौद्धिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार के सरोकारों की पुष्टि की, वह अद्वितीय है। और ये बात कौन कहते हैं? वात्स्यायन अज्ञेय कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, संदर्भ इसका जो देख लेंगे, मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों का तीव्र आलोचना न होगी, तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की समुचित रीति से आकृष्ट न होगा। ये बात मैथिली शरण गुप्त स्वयं कहते हैं भारत भारती के संदर्भ में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये पाठ की दृष्टि से नेट में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दे देगा कि यह किस कहानी का या किस टॉपिक का या किस कविता का संदर्भ में बातें हैं। ठीक है, अब क्या है, अब थोड़ा सा मैथिली शरण गुप्त का परिचय देख लेते हैं, क्योंकि लेखक का परिचय भी और उसकी रचनाओं के बारे में भी नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग का तुलसी इनको कहा जाता है। पिता इनके रामशरण दास थे, चिरगांव झांसी के रहने वाले थे। पहली कविता इनका हेमंत था, जिसका प्रकाशन 1905 में हुआ था सरस्वती पत्रिका में। रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। रसिकेंद्र, ये पूछा हुआ है। ठीक है, ये PYQ क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम में तो नहीं, लेकिन प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा हुआ है। यश का आधार इनको भारत भारती को ही माना जाता है और 1912 में प्रकाशित हुआ था भारत भारती। इनके काव्य गुरु जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। भारत भारती के पहले संस्करण की प्रस्तावना में मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो सचमुच उद्योग से न हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। मैथिली शरण गुप्त की जो है कुछ रचनाएं इंपोर्टेंट है, उसे देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके महाकाव्य कौन से हैं? साकेत है, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ था। जय भारत है, 1952 में प्रकाशित हुआ था। पुराण पर आधारित इनकी काव्य रचनाएं हैं। शक्ति 1927, द्वापर 1936, नहुस 1940। रामायण पर आधारित क्या है? पंचवटी है 1925। महाभारत आधारित कौन है? जयद्रथ वध 1910, बंक संहार 1940, हिडिंबा 1950। ऐतिहासिक रंग में भंग और चरित्रात्मक काव्य इनका कौन सा है?
यशोधरा है जिसका प्रकाशन 1932 में हुआ था, और विष्णुप्रिया जो है 1957 में हुआ था। तो ये रहा इनकी प्रमुख रचनाओं का क्रम। अब क्रम तो नहीं कहेंगे, इनकी रचनाओं देख लेंगे। फिर अब आते हैं अपने उस टॉपिक पे, भारत भारती पर। ठीक है, तो भारत भारती का परिचय देखने से पहले थोड़ा सा एक प्रसिद्ध गाइड में उनके बारे में क्या दिया है वो भी यहाँ जिक्र कर लेते हैं। भारत भारती राष्ट्रीय कवि नटशरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है जिसका प्रणयन 1912 में किया गया। यह 3 खंडों में अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड में विभक्त है। इससे पूर्व भी 1909 में रंग में भंग लिख चुके थे। जयद्रथ वध भी इसी दौर की रचना है। ध्यातव्य है कि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं द्वापर, नहुस, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, किसान आदि बाद की रचनाएं हैं। भारत भारती उनके शुरुआती साहित्यिक जीवन की रचना है, किंतु प्रभाव की दृष्टि से यह अन्य सभी रचनाओं पर भारी पड़ती है। गुप्त जी ने इस रचना का उद्देश्य बताया है कि वे हिंदू समाज के उद्बोधन के लिए कोई रचना लिखना चाहते थे। वे भूमिका में जिक्र करते हैं कि श्रीमान राजा रामपाल सिंह जी ने उससे अनुरोध किया था कि जिस प्रकार उर्दू में हाल की रचना की मुसद्दस है, वैसी ही उद्बोधन परक रचना हिंदुओं के लिए की जानी चाहिए। 1907 ईस्वी में आचार्य द्विवेदी ने इस सरस्वती पत्रिका में एक लेख लिखा था, कवि और कविता, जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू उर्दू की हाली नज़ीर और आज़ाद जैसा कोई कवि हिंदी में भी होना चाहिए जो भारतीय समाज को उद्बुद्ध कर सके। तो ये जितनी पंक्तियां मैंने अंडरलाइन किया है ना, इसको आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे आते हैं। आगे आने के बाद देखेंगे, भारत भारती अपने प्रभाव में अत्यंत सफल रही। कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने भी हिंदी सीखी। कुछ लोगों ने इसे हिंदी की बिंदी कहा। उमाशंकर जोशी ने इसे आधुनिक युग का गीता कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि यह भारत भारती का काव्य सोते हुए को जगाने वाला है, भूले हुए को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला है, यह स्वदेश प्रेम उत्पन्न कर सकता है। आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यह भारत भारती ने तत्कालिक शिक्षित जनचित्त को आशा आकांक्षा को बुभुक्षित होने से बचाया। उसने उसने किसी बड़े आदर्श से प्रतिष्ठित तो नहीं किया, लेकिन जनचित्त को उसके प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग व साकांक्ष बनाया। चीजें जो यहाँ थी ना, उसको मैंने ऊपर एक अलग नोट्स टाइप का लिख दिया है, लेकिन जब वो क्रम में आता है तो उसे यहाँ भी देखना जरूरी रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे भारत भारती की प्रशंसा आगे ने भी की। वे लिखते हैं कि भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है, वैसा किसी अन्य रचना में नहीं। भारत भारती ने जिस तरह समाज के हर वर्ग को छुआ, संवेदना के हर स्तर को झकझोरा और भावना मूलक व बौद्धिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार के सरोकारों की पुष्टि की, वह अद्वितीय है। भारत भारती नवजागरण की चेतना का काव्य है। विचारकों में यह विवाद है कि इसमें सुनाई पड़ने वाले स्वर नवजागरण का है या पुनर्जागरण का। इसके लेखन के समय तक नवजागरण अपने चरम स्तर पर पहुंचने लगा था। राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रनाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारक अपने अपने नजरिए से नवजागरण की धारणा प्रस्तुत कर चुके थे। जहाँ दयानंद सरस्वती अपने अतीत के स्वर्णिम पक्ष का अत्यधिक महत्व दे रहे थे, वही विवेकानंद भारतीय अतीत की महानता के साथ पश्चिमी भौतिकवाद का समन्वय करने में लगे थे। इसी सांस्कृतिक माहौल ने उस मानसिकता का निर्माण किया जिसकी अभिव्यक्ति भारत भारती में हुई है। इसमें भी नवजागरण के विभिन्न स्वर सुनाई देते हैं। कहीं कहीं आर्य समाज की अतिप्रियता का स्वर मुखर हो जाता है, तो कहीं कहीं पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के सीखने की तरफ गहरी हो जाती है। इसी द्वंदात्मक मानसिकता से मैथिलीशरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की है। अब इसका संदर्भ देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त को भारत भारती पुस्तक लिखने की प्रेरणा जो है हाली और कैफी के मुसद्दसों से मिली। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं। देश के भूत भविष्य वर्तमान से जुड़ी इस लंबी कविता के संबंध में अपनी प्रस्तावना में मैथिलीशरण गुप्त लिखते हैं कि मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों का तीव्र आलोचना न होगी, तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की समुचित रीति से आकृष्ट न होगा। अब इसका विषय वस्तु देख लेंगे। 3 खंडों में विभाजित यह कविता देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन करते हुए भविष्य के प्रति सबको सचेत करती है। संपूर्ण कविता की एक ध्येय पंक्ति है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। ठीक है, ये पंक्तियां अगर कहीं भी आ जाए तो आप सोच लीजिएगा कि भारत भारती से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, मैथिलीशरण गुप्त हैं। इसी के द्वारा संपूर्ण कविता की अभिव्यक्ति हुई है। अतीत खंड में देश का गौरव, अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, देश के गौरव का गान है जिसमें भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, हमारे आदर्श, आर्य स्त्रियां, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, साहित्य, वेद, उपनिषद ग्रंथ, दर्शन, धर्मशास्त्र, नीति, ज्योतिष, अंक गणित, रेखा गणित, भाषा, व्याकरण, कवि और काव्य,
कला, कौशल, शिल्प, चित्रकारी, संगीत, गुरुकुल आदि का यश गान हुआ है। भारत भारती नवजागरण के उद्बोधन का काव्य है। इसमें मूल चिंता यही व्यक्त हुई है कि जिस जिस भारत का अस्तित्व इतना गौरवपूर्ण है, वही आज इतनी दुर्दशाग्रस्त क्यों है। जिस प्रकार भारत दुर्दशा में गौरवमय अतीत की पृष्ठभूमि का त्रासद वर्तमान का कंट्रास्ट दिखाया गया था, वैसा ही दुख भारत भारती के लेखक महसूस करता है। उसका उद्बोधन काव्य की संवेदना सिर्फ 2 पंक्तियों में व्यक्त करनी हो तो वह है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। वर्तमान खंड में देश की वर्तमान बदहाल दशा का चर्चा कवि स्वयं लिखता है कि जिस लेखनी ने लिखा है उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली वो अब हाल उसे अमित अपकर्ष का। वर्तमान खंड के अंतर्गत देश की बदहाल व्यवस्था में कृषक नर नारी तो पीछ ही रहे हैं, गोवध जैसे कुकर्म हो रहे हैं, लोग भी मौत मर रहे हैं, व्यापार अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया है और रईसों को देश की कोई चिंता नहीं है। तुम मर रहे हो तो मरो, तुमसे हमें क्या काम है, हमको किसी की क्या पड़ी है, नाम है धन धाम है। रईसों के पुत्र तीतर लड़ाते हैं और व्यर्थ के झगड़े मोल लेते हैं। कभी शिक्षा की अव्यवस्था से भी क्षुब्ध हैं। बिकने लगी विद्या यहाँ अब, शक्ति हो तो क्रय करो, यदि शुल्क आदि न दे सको तो मूर्ख रहकर ही मरो। ठीक है। उसके बाद कवि साहित्यिक जगत को वर्तमान व्यवस्था में दोषी मानता है। कविता के संदर्भ में वो कहता है, उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया, उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। कवि धर्म की अव्यवस्था और उसे चलाने वाले पंडों से असंतुष्ट है। कवि पंडों को लताड़ लगाता है। वे तीर्थ पंडे हैं जिन्होंने स्वर्ग का ठेका लिया है, निंद कर्म ना ऐसा हो न जो उसने किया उनका किया। मैथिली शरण गुप्त देश की वर्तमान दशा और आई कुरीतियों जैसे बाल विवाह, वर कन्या विक्रय, धनोपार्जन, अनैतिक, अंध परंपरा, नशेबाजी आदि पर रोष व्यक्त करते हैं। भविष्य खंड में कवि देश में चहुआर फैली दुर्व्यवस्था के प्रति जनमानस को सचेत करता हुआ उपाय सुझाता है और इस संकट से उबरने का मार्ग प्रशस्त करता है। वह पूर्वजों के आत्मबल को याद करने की सलाह देता है, यथा किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। ठीक है। ये जितनी पंक्तियां हैं ना, इसको आप अपने नोट्स में शामिल करते जाइएगा, इसीलिए हम ऑलरेडी पहले भी अंडरलाइन कर चुके हैं। ठीक है। आगे आते हैं। आगे यहाँ से दूसरा देखेंगे। ये जो दूसरी पंक्तियां हैं, एक मिनट, थोड़ा सा संदर्भ हो गया था। अब यहाँ से दूसरी पंक्तियों में, हाँ, कवि का कहना है कि सभी आपस में बैर विरोध त्याग कर एकता स्थापित करे। है कार्य ऐसा कौन सा साधे, न जिसको एकता देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी से कवि देश हित में खड़े होने की आह्वान करता है। वह तीर्थ गुरुओं, शिक्षितों, नेताओं, कवियों आदि से इस देश की उन्नति में आगे रहकर के योगदान देने का आग्रह करता है। जैसे वो कवियों से कहता है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक है। ये PYQ है, ऑलरेडी देखिए मैंने यहाँ सम्मिलित भी कर दिया है, तो इसको आप अपने नोट्स में रख लीजिएगा। अंत में कवि लोगों की आशा का संचार करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करता है कि हमारी आर्य भूमि पुनः कार्य भूमि बने एवं अपनी पुरानी महानता को महत्ता प्राप्त करे। ठीक है। भारत भारती अब अतीत का विश्लेषण जो खंड है उससे देखेंगे। ठीक है। मुख्यतः अतीत खंड में कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की है। जिस प्रकार भारतेंदु ने भारत दशा में लिखा था, हाँ, सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनु, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनु। ठीक है। ये पंक्तियां किनकी हैं? तो ये पंक्तियां ना भारतेंदु की है। और किस में से लिया गया है? भारत दुर्दशा से लिया गया है। ठीक है। भारत दुर्दशा भी अपने सिलेबस में लगा है, तो ये तो कम से कम 2 लाइन आपको याद रखना होगा, और ये 2 लाइन भारत भारती का नहीं है, ये भी याद रखना होगा। ठीक है। ये किनकी? भारतेंदु की पंक्तियां हैं। और कहाँ से लिया गया? भारत दुर्दशा से लिया गया है। ठीक है। उसी प्रकार का भाव अतीत खंड में स्वाभाविक है कि इतिहास यहाँ वस्तुनिष्ठ अध्ययन का विषय नहीं बल्कि मिथक बनकर उभरता है। इतिहास का यह बोध रोमानियत व नोस्टाल्जिया से भरा है। वस्तुतः यह इतिहास की उपयोगितापूर्ण नजरिया है जिसमें इतिहास वर्तमान की जरूरतों के सांचों में ढलकर प्रस्तुत हुआ है। अतीत खंड के कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं। भारत विश्व के सभी देशों से अधिक विकसित था। अब इसका देख लेंगे क्या वो लिखते हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है,
उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। भारत में रहने को देवता भी तरसते हैं, इसके लिए वो क्या लिखते हैं कि सूरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे, है धन्य भारतवर्ष वासी धन्य भारतवर्ष है। सूरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। सबसे पहले ज्ञान व सभ्यता का विकास भारत में ही हुआ। उसके प्रमाण हेतु गुप्त जी ने भारती में डॉक्टर हंटर का निम्नलिखित कथन उद्धृत किया है। प्राचीन काल में हिंदुओं को शल्य चिकित्सा करने में संकोच न था। उन्होंने वैदक में यूनानियों से कुछ नहीं सीखा, वरन उन्हीं को बहुत कुछ सिखलाया। यही बात वे कविता के रूप में कहते हैं, संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगली पंक्तियां जो है, त्याग व दान करना तो हमारी संस्कृति के प्राण तत्व रहे। और इसके बारे में गुप्त जी ने लिखा है, या गुप्त जी लिखते हैं, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मुंह की मदिरा कभी पीते न थे, दे दी जिन्होंने अस्थिया परमार्थ हित जानी जहां, सीवी हरिश्चंद्र दधीच से होते रहे दानी यहाँ। भारत की स्त्रियां महान थी क्योंकि वो भगवान से पहले पति की वंदना करती थीं और पति के प्रति मन वचन कर्म से समर्पित रहने को ही अपना धर्म समझती थीं। पूजन किया पति का स्त्रियों ने भक्ति पूर्ण विधान से, अंचल प्रसार प्रणाम कर फिर की विनय भगवान से, विश्ववेश हम अबला जनों के बल तुम ही हो सर्वदा, पति देव में मति गति तथा दृढ़ हो हमारी रति सदा। ठीक है, हालांकि इस पे बहुत सारा विवाद भी रहता है, अब विवाद की बातें आगे चल के करेंगे। जैसे जो नारी विमर्श या स्त्री विमर्श है, उसके आलोचकों का, समर्थकों का इस पे विरोध रहता है, बट जो रियलिटी है, सांस्कृतिक चीजें हैं, उसको हम नकार नहीं सकते। फिर नीचे आते हैं, अतीत खंड पर कई विचारकों ने प्रश्न उठाए हैं, आ ही गया। यह इतिहास बोध न सिर्फ एक तरफा तथा मिथकीकृत है बल्कि वर्तमान समय में अस्वीकार्य भी है। गुप्त जी की दृष्टि आर्य केंद्रित, पुरुष केंद्रित तथा हिंदू केंद्रित रही। वे बार बार आर्य जाति की महिमा का गान करते हैं, जबकि वर्तमान भारत की आर्य अनार्य विवाद सांस्कृतिक संकट उत्पन्न करता है। इसमें न केवल दक्षिण भारत के लोगों की भावनाएं चोटिल होती हैं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत भी स्वयं को उपेक्षित पाता है। उनकी दृष्टि हिंदू केंद्रित भी है क्योंकि वे बार बार हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं। वही समस्या जो उस समय के गर्मपंथी आंदोलन, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता कर रहे थे, के सामने आई थी। हिंदू शब्द हिंदू प्रतीकों का उपयोग करने से उद्बोधन तो प्रभावपूर्ण हो जाता है, किंतु गैर हिंदू तबका स्वयं को इस आंदोलन से जोड़ नहीं पाता। भारतेंदु भी जब हिंदू हिंदू व हिंदुस्तान का नारा देते हैं, तो यह समस्या उनके समक्ष भी उठ खड़ी होती है कि जिस प्रकार भारतेंदु ने बलिया वाले व्याख्यान में हिंदू का अर्थ भारतीय बताया, उसी प्रकार गुप्त जी ने हिंदू नामक रचना में हिंदू का यही अर्थ बताया। किंतु यह रचना भारत भारती के 15 वर्ष बाद 1927 में लिखी गई थी, इसलिए आलोचक भारत भारती की हिंदूवादी होने पर आरोप लगाते हैं। इसी प्रकार अतीत खंड में पुरुषवादी मानसिकता का प्रभाव भी स्पष्ट दिखता है। एक चीज यहाँ थोड़ा सा छूट रहा था, इसको मैं यहाँ मेंशन करते चलूँ, ये जो बलिया वाला भाषण है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे सवाल बना है एग्जाम में, वो भी नेट वाले एग्जाम में बना है। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा जैसे ही मिलता है। बलिया वाला व्याख्यान मिल गया ना, ठीक है, तो बलिया वाला व्याख्यान कौन दिए थे? भारतेंदु ने दिया था। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। इन सीमाओं के बावजूद यह इतिहास बोध पूर्णतः अस्वीकार्य नहीं है। वस्तुतः यह अंग्रेजों के साम्राज्यवादी इतिहास का बोध का उत्तर है। अंग्रेज लेखक ये साबित करने में लगे थे कि भारत असभ्य जातियों का देश है और उसे सभ्य बनाने का दायित्व, जिसको वे श्वेत व्यक्ति का बोझ कहते थे, अंग्रेजों का है। ठीक है, एक अतिवाद का जवाब दूसरा अतिवाद ही होता है, इसलिए यह दृष्टिकोण एकांगी होते हुए तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में अपना अलग महत्व रखता है। फिर से अगली देखेंगे, अगली पंक्तियां जो हैं, अब इसमें क्या करेंगे ना, अतीत कालखंड जो है ना, उसकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लेंगे, क्योंकि एक तो उसका पहले परिचय हो गया कि अतीत का क्या क्या मुख्य चीजें रही। अब उसकी प्रमुख काव्य पंक्तियां देख लेंगे, फिर वर्तमान देखेंगे, फिर भविष्य देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो भारत भारती है ना, 3 खंडों में विभक्त है, तो हम अतीत की प्रमुख विशेषता देख लिए, अब अतीत की प्रमुख काव्य पंक्तियां देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य नीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहला यही विस्तार है।
इसके बाद से अगला क्या है, भूले हुए पथों को दिखाना यह हमारा कार्य था, राजत्व क्या है जगत हमको मानता आचार्य था, आतंक से पाया हुआ भी मान कोई मान है, खींच जाए जिस पर मन स्वयं सचा वही बलवान है। जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे हैं, ये लोग या तो अज्ञ हैं या पक्षपात जता रहे हैं। यदि हम अशिक्षित थे कहे तो सभ्य वो कैसे हुए, वे आप ऐसे भी नहीं थे आज हम जैसे हुए। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, वे आज लज्जित हो रहे अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी हैं हमारे भक्त कल होंगे वहीं, जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त कल होंगे वहीं। तब भी कला कौशल यहाँ का था जगत की हित गया, है फहियान बिलो जिसको मुग्ध होकर कह गया। यह काम देवों का किया है मनुज कर सकते नहीं, द्विग देखकर जिसको कभी श्रम मानकर थकते नहीं। अब हम क्या करेंगे, वर्तमान खंड देखेंगे। तो वर्तमान खंड का सबसे पहले विश्लेषण करते हैं। मुख्यतः वर्तमान खंड जो है, खंड तथा गौड़तः अन्य खंडों के अंतर्गत गुप्त जी ने वर्तमान भारत की दुर्दशा का चित्र खींचे हैं। वे बताते हैं कि इतने स्वर्णिम अतीत के बाद भारत की दुर्गति किन कारणों से हुई। जिस प्रकार भारतीय हिंदू ने भारत दुर्दशा में भारत के पतन के कारणों का समग्र विश्लेषण करते हुए आंतरिक तथा बाह्य दोनों कारणों पर बल दिया, वैसे ही गुप्त जी ने भी गुप्त जी की सांसारिक आंतरिक कारण दो रहे। पहला, ये सब कुरीतियां जो हिंदुओं में व्याप्त थी, जैसे साधुओं की पाखंडता, पंडितों की अज्ञानता, क्षत्रियों की विषयोन्मुखता, वैश्यों का लालच, बेजोड़ विवाह, अंध परंपरागत पालन, नशेबाजी इत्यादि। आंतरिक कारणों में दूसरा जो था, बौद्ध तथा जैन आदि धर्मों का उभरना और अपनी ही मूल परंपरा पर चोट करना। बाह्य कारणों में उन्होंने पुनः दो कारणों का उल्लेख किया है, एक है इस्लामिक आक्रमण तथा दूसरा है ब्रिटिश आक्रमण। उन्होंने इस्लामिक आक्रमण की आलोचना ब्रिटिश आक्रमण की तुलना में अधिक की है। इसके दो कारण हैं, पहला ब्रिटिशों की अधिक आलोचना में पुस्तक पर प्रतिबंध का खतरा था, दूसरा जो ब्रिटिश ज्ञान विज्ञान को वे सचमुच भारत के उदय का माध्यम समझते थे, इसीलिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना कम किए हैं। और ये बात सच था, क्योंकि उस समय के जो भी लेखक थे ना, वो लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखने से बचते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या करता था, उनकी रचना को, उनके प्रकाशक को, उनकी समस्त सामग्री को जब्त कर लेता था। तो इससे बचना भी है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग बहुत बच बच के लिखते थे। अब यहाँ पे वर्तमान खंड के विशेष प्रसंग इस प्रकार हैं, उसको देखेंगे। गुप्त जी के अनुसार किसी भी समाज या व्यक्ति का समय हमेशा एक सा नहीं रहता। स्वर्णिम अतीत के बाद भारत का पतन भी स्वाभाविक था। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निस दिवस ही घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। देखो जिधर अब बस उधर ही है उदासी छा रही, काली निराशा की निशा सब ओर से आ रही। फिर आगे आएंगे, गुप्त जी ने बौद्ध धर्म के धर्म भ्रष्टता का युग कहा, जबकि इस्लामिक शासन को परतंत्रता का युग कहा। इस्लाम के विवेचन में कहीं कहीं वह मानसिकता उभरती है जहां उसे अंधकार काल कहा जाता है। गुप्त जी चर्चा करते हैं कि कैसे इस्लामिक शासन के दौर में हिंदू धर्म पर आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े गए तथा जाजिया जैसे कर लगाए गए। हे निष्ठुरों के हाथ से सूर मूर्तियां खंडित हुई, बहु मंदिरों की वस्तुओं से मस्जिदें मंडित हुई, जाजिया सरीखे कर लगे, यह बात वही सिद्ध हुई, जो प्राप्त हो स्वतंत्रता में दुख थोड़ा है वही, जो हो हमारी दुर्दशा का अंत बाकी न रहा, हाँ क्या कहे कितना हमारा रक्त पानी सा बहा। ठीक है, तो इन पंक्तियों को भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। गुप्त जी ने इस्लाम की समग्र निंदा नहीं की, वे अकबर की प्रशंसा करते हुए स्पष्ट करते हैं कि कोई समाज पूरा गलत नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि सारी जाति कोई क्रूर हो। हिंदू और इस्लामिक संस्कृति के भविष्य के प्रति उनकी दृष्टि सामाजिक व आधुनिक है। वे समझते हैं कि अतीत में कुछ गलत हुआ तो उसे वह प्रतिशोध के रूप में दोहराने की वस्तु नहीं है। अतीत को भूलकर भविष्य को देखते हुए समन्वित रास्ता अपनाना ही बेहतर है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। सप्रेम हिल मिल कर चलो यात्रा सुखद होगी तभी, पीछे क्या हुआ सो हो गया अब सामने देखो सभी। ठीक है, ये भारत भारती की पंक्तियां हैं, इसको भी अपने नोट्स में सम्मिलित कर लेंगे। गुप्त जी ने ब्रिटिश शासन का भी पर्याप्त विवेचन किया है। वे ब्रिटिश संस्कृति की काफी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह जिस आधुनिक युग ज्ञान विज्ञान से संपन्न है वह हमारे लिए जरूरी है, किंतु इसके बावजूद अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण पर कठोर शब्दों में चोट भी करते हैं। ब्रिटिश शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। ब्रिटिश का आगमन हमारे देश का सौभाग्य ही था, देते हुए कर्मफल हम पर हुई उसकी दया,
भेजा प्रसिद्ध उधार उसने ब्रिटिश राज्य यहाँ नया। गुप्त जी अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण व धन बहिर्गमन से चिंतित थे। दादा भाई नेहरूजी ने राष्ट्रवादी अर्थव्यवस्था का जन्म दे चुके थे। भारतीय हिंदू भी यह सूत्र दे चुके थे कि भारत का विकास स्वदेशी उत्पादन से ही संभव है। 1907 में महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि दादा भाई नेहरूजी ने भी वेल्थ एंड नेशंस करके एक पुस्तक लिखा था। ठीक है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी भी एक संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे। ठीक है, तो ये भी आना चाहिए, इसको भी आप नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। जो धन बहिर्गमन का सूक्ष्म विश्लेषण करती है, मतलब चंद्रगुप्त इससे भी आयात आधारित अर्थव्यवस्था से चिंतित हैं। वे उस शोषण प्रक्रिया से परिचित है जिसमें भेदभाव मूलक कराधान के कारण मैनचेस्टर का माल सस्ता हो जाता है जबकि भारतीय माल महंगा। उन्होंने सर टॉमस मुनरो का यह कथन भारत भारती में उद्धृत किया है कि हिंदुस्तानी माल विलायती माल की अपेक्षा किधर के जी अपेक्षा कई गुना अच्छा होता है। सच तो यह है कि यूरोपियन शॉल मुफ्त में मिलने पर भी हम उसका व्यवहार नहीं करना चाहते। यही समस्या भारत भारती में कई स्थानों पर व्यक्त हुआ है। देखेंगे, जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शांत है उसका पतन एकांत है। सिद्धांत यह निर्भांत है। आती विदेशों से यहाँ सब वस्तुएं व्यवहार की, धन धान्य जाता है यहाँ से, यह दशा व्यापार की। जो वस्तु देखो मेड इन इंग्लैंड इटली जर्मनी जापान फ्रांस अमेरिका वो अन्य देशों की बनी। होकर सजीव मनुष्य हम निर्जीव से हैं हो रहे। घर में आग लगा आग अपने बेखबर हैं सो रहे। ठीक है, इस पंक्तियां को भी अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। ये भी पंक्तियां भारत भारती की हैं। 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में भारत में 28 अकाल पड़े, उसका उल्लेख गुप्त जी ने भारत भारती में किया है। और इनमें से 4 करोड़ लोगों के मर जाने तथा बहुतों के लगातार बुभुक्षित रहने की पीड़ा व्यक्त की है। वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने की परस्पर हड्डियों में टेक है। निकले हुए हैं दांत बाहर नेत्र भीतर हैं धसे, किन शुष्क आंतों में न जाने प्राण उनके हैं फंसे। वाह क्या पंक्तियां हैं, देख सकते हैं क्या एक लेखक होता है, वो भी उस समय के लेखक। गुप्त जी ने किसानों की दुर्दशा पर भी विस्तार पूर्वक लिखा है। वे दिखाते हैं कि अंग्रेजी शासन ने किन प्रकार किसानों की जमीन छीनने, अंधाधुंध लगान वसूली ने कैसे उन्हें ऋण तथा ब्याज के दुष्चक्र में फंसा दिया। यह वही समस्या है जिसने आगे चलकर प्रेमचंद्र ने गोदान में तथा रेणु ने मैलांचल में सूक्ष्मता से दिखलाया है। गुप्त जी लिखते हैं, हो जाए अच्छी भी फसल लाभ कृषकों को कहाँ, आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में, अधपेट रहकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में। हेमंत का अर्थ होता है जाड़े की मौसम। फिर अगला है, गुप्त जी की वर्तमान भारत की दुर्दशा साहित्यकारों की भूमिका बताना नहीं भूलती। वे रीतिवादी मानसिकता पर भी चोट करते हैं क्योंकि इन्हीं कवियों ने राधिका कन्हाई का बहाना बनाकर अपनी ही वासनाओं को उद्घाटित किया तथा साहित्य अपने दायित्वों का ठीक है भूल गया जो भी है, भगवान को साक्षी बनाकर अनंग उपासना है। धन्य ऐसे कवि को रोको, धन्य उनकी भावना। फिर अंगा क्या कह रहा है कि गुप्त जी अंग्रेजी की शिक्षा नीति का भी विरोध करते हैं क्योंकि मैकाले नीति पर आधारित शिक्षा व्यवस्था भारतीयों को मानसिक गुलाम बना रही थी। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व करना नहीं बल्कि शर्म करना सिखा रही थी। वह सांप्रदायिक शिक्षा हमारे सर्वथा प्रतिकूल है। हममें हमारे देश के प्रति द्वेष मति की भूल है। अगला, भारत में शिक्षा का विकास नहीं होना पाना भी उनकी नज़र में एक बड़ी समस्या है। सैकड़ों पीछे यहाँ 10 भी सुशिक्षित जन नहीं। वर्तमान खंड की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, जिस लेखनी ने लेखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली अब हाल वह अमित उत्कर्ष का। भारत कहो आज तुम क्या हो, वही भारत अहो। हे पुण्यभूमि कहाँ गई वह तुम्हारी श्री कहो। पापी बनाकर रक्त का कृषि कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ। देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर को जला रहे। कुछ रात रहते जाग कर चक्की चलाने बैठती, हम सच कहेंगे उस समय वे गीत गाने बैठती। पर क्या कहें उस गीत से क्या लाभ पाने बैठती, वे सुख बुलाने बैठती या दुख भुलाने बैठती। केवल विदेशी वस्तु ही क्यों अब स्वदेशी है कहाँ, वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। विद्या बिन अब देख लो हम दुर्गुणों के दास हैं तो मनुज हम किंतु रहते दनुजता के पास हैं। उसके बाद देखेंगे, दासत्व के परिणाम वाली
आज है शिक्षा यहाँ, है मुख्य दो ही आजीविकाएं, भृत्यता भिक्षा यहाँ। अब सिर्फ हिंदी ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो रही, पर है वही सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही। रीति पढ़े अब तक अहो उसके अखिल भंडार हैं, तुलसी और सुरादे के कुछ रत्न ही आधार हैं। उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया, उन्मुक्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। कवि कर्म का मुक्ता बढ़ाना रह गया देखो जहाँ, यहाँ वीर रस भी समर समर में हो गया परिणत। यहाँ होती रही गार्गी अनेकों मैत्रेयी जहाँ, अब है विद्या मूर्ति सी कुल नारियां होती वहाँ। क्या दोष उनका किंतु जो उनमें गुणों की है कमी, हाँ क्या करें जबकि उनको मूर्ख रखते हैं हमें। वाह, सही बात है। यानी पुरुष उनको पढ़ाने का अधिकार नहीं देता, पर्याप्त अवसर नहीं देता, तो फिर ऐसा तो होगा। हाँ दीन बंधु हमारा क्या नाम ही मिट जाएगा, अब फिर कृपा कर भी न क्या भारत तुम्हारा पाएगा। हाँ राम हा 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 हा, हाँ कृष्ण हाँ हाँ नाथ, हाँ हाँ रक्षा करो, मनुजदत्व दो हमको दयामय, दुख दुर्बलता हरो। अब देखेंगे ना भविष्य खंड यहाँ से प्रारंभ होता है, और सबसे पहले क्या करेंगे, भविष्य खंड का विश्लेषण करेंगे। उसके पास साथ जो उसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उसको देखेंगे। तो पहले इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। अब परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए देश को जाग जाना चाहिए। भारतेंदु ने यही कहा था कि जब भी न जागे उसका पतन सुनिश्चित है। गुप्त जी लिखते हैं कि हमको समय देखकर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जिस तरह हमको बदलना चाहिए। अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के, सब जग जागता है तुझे जग कर स्वयं जय बोल के। देश का विकास तभी होगा जब स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं का विकास होगा। अब तो उठो ही बंधुओं, निज देश की जय बोल दो, बनने लगे सब वस्तुएं कल कारखाने खोल दो। जावे यहाँ से कच्चा माल अब बाहर नहीं, हो मेड इन के बाद बस बस इंडिया ही सब कहीं। उसको कहते हैं कि बिना यंत्रों के प्रगति असंभव है, व्यवसाय अपने व्यर्थ हैं अब नव्य यंत्रों के बिना, परतंत्र हैं हम सभी कहीं यहाँ भव्य यंत्रों के बिना। विज्ञान का तीव्र विकास बहुत समय की जरूरत है। ठीक है, इन पंक्तियों में कहते हैं कि सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखे दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। फिर से देखेंगे, अंग कह रहा है कि वैज्ञानिक तथा प्रायोगिक शिक्षा पर बल। साहब अब हमें यूरोपियन हिस्ट्री न अब दिखलाइए, बैलून की रचना हमें करके कृपा सिखलाइए। उसके बाद साहित्य को समाज के लिए सक्रिय होना चाहिए। इस पर वो क्या कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये जितनी पंक्तियां हैं ये भी आपको मतलब जो नोट्स होगा उसमें भी होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं ऑलरेडी इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ। ठीक है, आप एक एक लाइन का ये लिख लीजिएगा, फिर उसके नीचे इन पंक्तियों को भी दर्शाते जाइएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में जिस दिन ये पंक्तियां बने उस दिन आपके लिए दिक्कत हो सकती है। फिर अगला कहते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास के बिना राष्ट्र कैसे एक हो सकता है। इस पर उनका विचार है कि है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश की कोई नहीं, हम निज विचार जान सके जिसमें परस्पर सब कहीं। अब क्या है, ईश्वर से प्रार्थना है कि भारत का कल्याण करें, इस देश को हे दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। भारत भारती अपने समय के राष्ट्रीय चेतना का उद्बोधन की दृष्टि से अत्यंत सफल कविता साबित हुई। हालांकि सूक्ष्म विश्लेषण करने पर उसकी संवेदनाएं कुछ सीमाओं से ग्रस्त दिखाई पड़ती हैं। अंग्रेजों की आलोचना तो पर्याप्त की गई है। उनके राज्य के समय जो गरीबी व अकाल जैसी स्थितियां हैं उन पर भी गुप्त जी ने किधर गया जी पर्याप्त लिखा है, किंतु पूरी रचना में कहीं कहीं गरीबी इत्यादि समस्याओं के कारण के तौर पर अंग्रेजों की पहचान स्पष्ट रूप से नहीं की गई है। इसलिए कई विचारकों ने इस रचना पर प्रखर राष्ट्रीय भावना न होने का आरोप लगाया है। यह वही समस्या जो भारतेंदु ने साहित्य में दिखती है, भारतेंदु के साहित्य में दिखती है। गुप्त जी ने अंग्रेजों की प्रशंसा तो इस प्रकार की, किंतु उतनी सीधी चोट नहीं कर पाए जैसे भारतेंदु कर रहे थे। किंतु यह उनकी सीमा न होकर के उनकी रणनीति भी हो सकती है। प्रख्यात समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवास ने कहा है, यह दुरंगापन तत्कालिक बुद्धिजीवियों की रणनीति थी, जरूरत थी। गुप्त जी एक और पुस्तक के प्रतिबंध से बचाना था, दूसरी ओर राष्ट्र का उद्बोधन करना था। संभवतः इसलिए अंग्रेजों का विरोध साफ तौर पे नहीं किया था। भारत भारती अपने समय के आंदोलनों को भी वर्णित नहीं करती। यह वही समय है जब कांग्रेस का महत्व बढ़ रहा था, बंग भंग व स्वदेशी आंदोलन हो चुके थे, तिलक स्वराज्य का नारा दे चुके थे और क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला दौर भी आ चुका था। सभी प्रसंग भारत भारती में नदारद है,
पर उसका ये कारण शायद ये भी होगा कि गुप्त जी अतीत और वर्तमान का गहरा कंट्रास्ट दिखाना चाहते थे। यदि वो इन सभी घटनाओं का जिक्र करते तो संभवतः वह नाटकीय अंतर्विरोध उभर नहीं पाता जो पाठक की चेतना को झकझोर सके। गुप्त जी की मूल दृष्टि वैष्णविक संस्कारों से निर्मित है, इसलिए समाज के सभी वर्गों के प्रति उनकी संवेदनशीलता जो है विकसित नहीं हो पाती। उदाहरणार्थ जो है पूरी रचना में दलितों या शूद्रों की स्थिति पर कोई गंभीर चर्चा नहीं दिखती। एकाध प्रसंगों में वो जातिवाद पर टिप्पणी जरूर करते हैं, किंतु समाज के इतनी बड़ी समस्या का सूक्ष्म चिंतन नहीं मिल पाता। इस प्रकार ये नारी वर्ग के प्रति उनका दृष्टिकोण यथार्थ परक न होकर के रोमानी किस्म का है। वे नारी की उदात्त भावनाओं की प्रतिमूर्ति प्रतिमूर्ति समझते हैं, एक सहज व्यक्ति के रूप में उसको परिभाषित नहीं करते हैं। उनका इतिहास बोध अतीत मोहग्रस्ता रोमानिया तथा एक यामी मानसिकता से ग्रस्त है। उसके कारण न सिर्फ अनार्य नारी बौद्ध जैन मुसलमान तथा ईसाई समुदाय कविता की मूल संवेदना से नहीं जुड़ पाते, बल्कि भविष्य के प्रति स्वतंत्रता नजरिया भी विकसित नहीं हो पाता। कहीं कहीं तो लगता है कि गुप्त जी की भविष्य योजना बीते हुए अतीत को ही पुनः लौटा जाने की है। शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी पुस्तक द्वाब में इस संबंध में लिखा है कि भविष्य मानव अतीत का ही प्रतिदर्पण है और वर्तमान उस अतीत का न होना जिसकी भविष्य के लिए आकांक्षा है। अब देखेंगे भविष्य काल के प्रमुख जो है काव्य पंक्तियां देख लेंगे यहाँ पे। अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के, सब जग जगाता है तुझे, जग कर स्वयं जय बोल के। हम कौन थे क्या हो गए जान लो इसका पता, जो थे कभी गुरु है न उसमें शिष्य की भी है योग्यता। किस भांति जीना चाहिए किस भांति मरना चाहिए, सोच सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। अब फिर देखेंगे यहाँ से अगली पंक्तियां क्या। हे भाइयों सोए हुए अब तो उठो जागो अहो, देखो जरा अपनी दशा आलस्य को त्यागो अहो। कुछ पार हैं क्या समय के उलट फिर न हो चुके, अब भी सजग होंगे ना क्या सर्वस्व हो चुके। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथों में संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विज्ञ बधाएं हरो। उसके बाद फिर क्या है, प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो, सुख दुख अपने बंधुओं का आप अपना मान लो। पशु और पक्षी आदि भी अपना हिताहित जानते, पर हाय क्या तुम अभी अब तुम उसे भी नहीं हो पहचानते। संतों महंतों स्वामियों गौरव तुम्हारा ज्ञान है, पर क्या कभी इस बात पर जाता तुम्हारा ध्यान है। वह देश चाहे सुगम हो आवेश अति दुर्गम्य है, सौरभ रहित है जो सुमन वह रूप क्या रम्य है। थे साधु तुलसीदास नानक रामदास समर्थ भी, वैभत यही पद हो रहा आज उनके अर्थ भी। पर वे न होकर भी यहाँ उपकार सबका कर रहे, सद्भाव उनके ग्रंथ सबके मानसों में भर रहे। हे शिक्षितों कुछ कर दिखाओ ज्ञान का है फल यही, वो दूसरों के लाभ जिससे श्रेष्ठता विद्या है वही। निस्वार्थ निर्भय भाव से निज नीति पर निश्चल रहो, राष्ट्रीय वयम जागृयाम पुरोहिता स्वाहा कहो। करते रहोगे पिष्ट पेषण कब तक कविवरो, कच्छ कूच कटाक्षों पर अहो अब तो न जीतो मरो। फिर अगला क्या है बन चुका सूची असूचि अब कुरुचि को छोड़ो भला, अब तो दया करो सुरुचि तुम भी न घोटो गला। उसके बाद से अन्नदात्री शिक्षिका है सिद्ध कविता कामिनी, है जन्म से भी वह यहाँ श्री राम की अनुगामिनी। अब तुम्हारे हाथ वह कामिनी ही रह गई, ज्योत्सना गई अंधेरी यामिनी ही रह गई। ये भी पक्के इंपोर्टेंट है, इसको भी आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिए। मृत जाति को कभी ही जिलाते रहे रस सुधा के योग से, पर मारते हो तुम हमें उल्टे विषय के रोग से। कवियों उठो अब तो अहो कभी कर्म की रक्षा करो, सब नीच भावों को हरण उच्च भावों को भरो। उसके बाद देखेंगे सब में प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब कलेश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है, शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। इस योग्य हिंदी है तदपि अब तक निज पद न पा सकी, भाषा बिन भाविकता अब तक न हम में आ सकी। ये भी पक्के इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अब इसका ना भाषा देख लेंगे, यानी कि भारत भारती की भाषा या जो इसका शिल्प है वो क्या है। ठीक है,
अब इसमें देखेंगे भारत भारती की भाषा जो ना खड़ी बोली है, इसकी रचना के लेखन काल में भारतीय हिंदुयुगीन भाषाई द्वैत समाप्त हो चुका था और खड़ी बोली एकमात्र साहित्यिक भाषा बन चुकी है। इससे कोई भी भाषा अपने साहित्यिक जीवन के प्रारंभिक दौर में सामान्यतः कुछ खुरदरी व सुस्त होती है, क्योंकि उसे काव्य भाषा पोएटिक लैंग्वेज से काव्यात्मक भाषा पोएटिकल लैंग्वेज बनने में काफी समय लगता है। इस समय खड़ी बोली कुछ कुछ कर्कश, सपाट व स्थूल सी है और वो है यही भारत भारती में दिखता है। इस समय कविता गद्य से टकरा रही थी और नवजागरण व आधुनिकता के विषयों से जुड़ने के कारण चिंतन प्रधान रूप धारण कर रही थी। भाषा की सपाटता, गद्य से प्रतिस्पर्धा तथा चिंतन क्षेत्र की महत्व वृद्धि जैसे कारणों ने मिलकर भारत भारती की शैली इतिवृत्तात्मकता, अभिधात्मक तथा गद्यात्मकता बना दी है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस तत्व को रेखांकित किया है। गुप्त जी की कविताओं के भीतर 3 अवस्थाएं लक्षित होती हैं। प्रथम अवस्था में भाषा की सफाई की है, जिसमें खड़ी बोली के पद्यों का मरसिंद बंद कोमल रचना हमारे सामने आती है। भारत भारती की इस अवस्था का रचना का उदाहरण है। ये रचनाएं काव्य प्रेमियों ने कुछ गद्यवत, रूखी व इतिवृत्तात्मकता लगती थी। इनमें सरस व कोमल पदावली की कमी भी खटकती थी। बात यह है कि इसमें खड़ी बोली के परिमार्जन का काल था। भारत भारती की भाषा में प्राय तत्सम शब्दावली की ओर रुझान दिखता है। सुरलोक में भी सुर ठीक है। उर्दू और फारसी की शब्दावली से प्राय परहेज किया गया है, जबकि अंग्रेजी के शब्दों की पर्याप्त मात्रा में प्रयोग दिखता है। जैसे विशेषतः अभिषेक खंड में देखेंगे आप, यूरोपियन हिस्ट्री, मेड इन इंडिया इत्यादि वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि इसमें अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। गुप्त जी की भाषा हमेशा अभिधात्मक व गद्यात्मक नहीं रही। जब वो क्षयवाद का दौर आरंभ हो गया था तो गुप्त जी अपनी प्रगीतात्मक रचनाओं की ओर झुके। विशेष रूप से साकेत, यशोधरा व झंकार जैसी रचनाओं में वह शैली दिखती है जिसमें लाक्षणिकता, कोमलता और प्रगीतात्मकता झलकती है। उदाहरणार्थ, अच्छी आंख में चौनी खेली, बार बार तुम छिपी और मैं खोजूं तुम्हें अकेली, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान। ठीक है, ये भी पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पंक्तियों को आप अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। शिल्प रूप तो वहां से देख लिए, अब काव्य रूप देखेंगे। ठीक है, काव्य रूप में देखेंगे कि प्रबंध नहीं, क्योंकि कथा का विधान नहीं है, तब भी क्षीण अर्थ में प्रबंधात्मकता मिलती है, क्योंकि अतीत, वर्तमान एवं भविष्य खंडों की काल क्रमिकता के कारण रचना में क्रमबद्धता उपस्थित है। आचार्य शुक्ल ने गुप्त जी की सभी रचनाओं की चर्चा की, किंतु प्रबंध काव्यों की सूची में भारत भारती को शामिल नहीं किया। और जब शुक्ल ने शामिल नहीं किया तो हम भी उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य में रह करके आप शुक्ल जी के मत से अलग नहीं हो सकते। अगर उनके मत से अलग हुए फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ऐसा तो कहा जाता है कि शुक्ल जी जिस पे हाथ रख दिए वो बस ठीक है साहित्य में आज, जिससे उनका दृष्टि खत्म हो गया, उनका भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। फिर देखेंगे दूसरा, इसे मुक्तक भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका आकारगत जो है विस्तार व अंतर्निहित संबद्धता मुक्तक के लक्षण नहीं है। रचना प्रभाव की दृष्टि से महाकाव्यात्मक है, किंतु संरचना की दृष्टि से मुक्तक का समुच्चय ही है। यह मुक्तक एक क्रमिकता में है, पर तब भी रचना को मुक्तक के नजदीक ही मानना उचित है। सामान्यतः इसके काव्य रूप में संबंध में उद्बोधन काव्य शब्द प्रचलित हो गया, क्योंकि यह हाल ही के मुसद्दस की शैली पर रचा गया है। अब आते हैं छंद योजना पे। छंद योजना में देख लेंगे कि तुक का अत्यधिक आग्रह दिखता है। गुप्त जी ने खुद ही अपनी कविताओं को कहीं कहीं तुकबंदी कहा है। हरे गीतिका आदि प्रिय छंदों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया गया है। अलंकार अगर देख लेंगे तो अभिधात्मक व सपाट शैली के कारण काव्य के शोभाक्रम धर्मों का प्रयोग कम हुआ है। अलंकारों, बिंबों और प्रतीकों के प्रति कोई विशेष मोह नजर नहीं आता है। सही बात है, खड़ी बोली शुद्ध बोली है, इसमें इन सभी चीजों का कोई महत्व नहीं है। यह जरूर है कि अतीत की महानता की का वर्तमान दुर्दशा से गहरा कंट्रास्ट दिखाने के लिए अतिशयोक्ति जैसे अलंकार स्वतः आते रहते हैं। सुलोक जैसे पंक्तियां जो थी उसमें जहां जहां किसी घटना या तथ्य का वर्णन होता है वहां बिंब की संभावना बनती रहती है। कितना रक्त पानी सा बहा, इसके बावजूद अलंकार बिंब या प्रतीक की दृष्टि से कविता किसी विशेष योग्यता का परिचय नहीं देती। ये बात सच भी है। और अंतिम एक मुख्य तथ्य आता है या टॉपिक आता है कि ये कविता इतनी सफल क्यों हुई। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग्य वैचित्र इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ तौर पर सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। प्रस्तुत विषय के विषय में काव्य का पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह से सिद्ध कर दी। और ये बात कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अब हम क्या करेंगे ना, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देख लेंगे और एक अन्य पुस्तक में, एक अन्य नोट्स में इस अपने भारत भारती के बारे में क्या क्या है उसको भी यहाँ देखेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, कोई कंटेंट आपसे छूटे ना। देख लेंगे
यहाँ पे क्या है कि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी बुंदेलखंड में अगस्त सन 1886 को, ठीक है, वैश्य परिवार में हुआ था। पिता का नाम रामचरण था, माता का नाम काशीबाई था। पिता उदारमन वैष्णव भक्त, सुकवि, संगीत के छंद शास्त्र के ज्ञाता और साहित्य प्रेमी थे। कनक लता नाम से काव्य रचना भी करते थे। मैथिलीशरण गुप्त जो है 5 भाइयों के तीसरे स्थान पर थे। उनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी एक अच्छे साहित्यकार थे। तो याद रखिएगा, सियाराम शरण गुप्त बहुत नाम आता है, ये दोनों लोग क्या थे, भाई थे। ठीक है, मैथिलीशरण गुप्त के कई नाम रहे। पहले उनका नाम लाला मदन मोहन रखा गया था, किंतु पिता ने इनका नाम बदलकर मिथिलाधीप नंद शरण रखा था। फिर आगे आएंगे, आगे आने के बाद से देखेंगे, इतना ही नहीं, मैथिलीशरण गुप्त भी अपने जीवन काल में कई नए नाम रखे। सबसे पहले पिता का नाम कनकलता के आधार पर अपना नाम स्वर्णलता रख करके छपे की रचना की। युवा अवस्था में ऋषिकेश नाम रखा। मधुप नाम से भी रचनाएं की। नित्यानंद तथा भारतीय नाम से भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कविताएं लिखी। रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी कई जगह पूछा जा चुका है, ये प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार सरस्वती पत्रिका में इसी नाम से कविताएं लिखकर भेजी थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहते हुए वापस लौटा दी कि अब रसिकेंद्र बनाने का जमाना लद गया। ठीक है, फिर आते हैं, गुप्त जी की प्राथमिक शिक्षा घर पर हुई। उस शिक्षा के लिए मेक डोनल स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने हेतु भेजे गए। गुप्त जी के पिता का उद्देश्य बेटे को पढ़ाकर डिप्टी कलेक्टर बनाना था, किंतु गुप्त जी तो पढ़ने में आलसी निकले। पिता ने वापस घर बुला लिया। गुप्त जी को कवि बनना था, शायद इसलिए उसे किसी भाषण में कहा था कि मैं पढ़ने के लिए नहीं जन्मा हूँ, इसलिए जन्म लिया कि लोग ही मुझे पढ़े। कहा जाता है कि पिता ने एक छंद को पढ़कर आशीर्वाद दिया था कि तू आगे चलकर हमसे 1000 गुनी अच्छी कविता करेगा। यह अक्षरता सत्य हुआ। ठीक है, फिर आते हैं, आने के बाद गुप्त जी ने घर पर खूब स्वाध्याय किया। पंडित रामस्वरूप शास्त्री से संस्कृत व्याकरण पढ़ा। दुर्गादत्त पंडित अयोध्यानाथ जी से संस्कृत के बृहत्तरे लघुतरे श्लोक पढ़ करके, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। गुप्त जी बंगला का भी अध्ययन करते थे, संगीत के प्रति गहरी अभिरुचि रखते थे। गुप्त जी ने 3 शादियां की थी। प्रथम शादी 9 वर्ष की उम्र में ही हुई। 5 वर्ष के बाद 9 वर्ष की उम्र में ही हुई और 5 वर्ष के बाद घर आई। सन 1904 में प्रसव पीड़न से उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी हो गुप्त जी के पिता का भी स्वर्गवास हो गया। गुप्त जी के चाचा भगवान दास ने सन 1905 में उसकी दूसरी शादी करा दी, किंतु करीब 8 वर्षों के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस पत्नी से उनकी 2 संतानें भी थी, किंतु दोनों की बाल मृत्यु हो गई। तीसरी शादी गुप्त जी की 1914 में सरयू देवी से हुई। सरयू देवी से गुप्त जी की 9 संतानें हुई, किंतु आखिरी संतान उर्मिला चरण को छोड़कर सभी की मृत्यु हो गई। गजब, क्या यार, समझ में नहीं आता क्या हो गया। संतानों की मृत्यु कवि के लिए हृदय विदारक नहीं थी। इस संबंध में महादेवी वर्मा कहती है कि यदि अपनी 9 संतानों को अपने हाथ की मिट्टी में लौटा देना पिता के लिए दुख तो है, तो गुप्त जी इस दुख के समुद्र को तैर कर आए हैं। वाह, इन पंक्तियों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसलिए तो कहा जाता है ना कि आप पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़िएगा ना उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं से चीज़ें आपको मिलेंगी और ये चीज़ें आपके जीवन स्तर को बदल देंगी। जैसे कि आज मुझे ये सब नई चीज़ जानकारी मिल रही है, और अगर हम वो मूल किताब जो एक कंटेंट मिला था जिसका चर्चा ऊपर मैंने किया था, अगर केवल हम लोग वही पढ़े रहते अपने सब्जेक्ट के बारे में, भारत भारती के बारे में, तो इन सभी चीज़ों से जो जीवन का यथार्थ है, जीवन की सच्चाई है, उनसे हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य रहता है कि कंटेंट जो भी है जहाँ से भी मिले बेहतर मिले उसको अपने नोट्स में सम्मिलित करें, क्योंकि एक जगह एक वीडियो देखने के बाद आपको कहीं अन्यत्र आ जाने की आवश्यकता न हो। फिर देखेंगे, मैथिलीशरण गुप्त स्वयं कई बार बीमार पड़े थे। सन 1928-29 में उनकी स्थिति प्रोस्टेट ग्लैंड संबंधी रोग के कारण काफी नाजुक हो गई थी। गुप्त जी अप्रैल 1941 में गिरफ्तार किए गए तथा झांसी तथा आगरा के जेल में रखे गए थे। मैथिलीशरण गुप्त जी का जो निधन है वो दिसंबर 1964 में हुआ था। अब यहाँ हम गुप्त जी की रचनाएं देख लेंगे, ठीक है। तो रचना देख लेंगे। खंड काव्य क्या है? रंग में भंग 1909, बूंदी एवं चित्तौड़ के राजपूत राजाओं की वीरता का वर्णन है। जयद्रथ वध 1910 महाभारतीय खंड है, ठीक है। शकुंतला जो अभिज्ञान शकुंतला नाटक पर आधारित है। शकुंतला दुष्यंत का वर्णन है। पंचवटी 1915 में लक्ष्मण और शूर्पणखा का वर्णन है। किसान 1916 में कृषक तथा कुली प्रथा से संबंधित है। सैरंधी जो है, सैरंधी द्रौपदी का किंचक प्रसंग है। बक संहार जो है यानी बगुला वाला संहार जो है 1927, कुंती का दस्त तथा भीम द्वारा बकासुर का वध प्रसंग है। वन वैभव भारतीय काव्य शास्त्र है। शक्ति 1927, दुर्गा के शौर्य का वर्णन। यशोधरा भगवान बुद्ध और यशोधरा पर आधारित कथा प्रसंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यशोधरा 1932, द्वापर 1936 कृष्ण कथा पर आधारित है। सिद्धराज 1936 ऐतिहासिक काव्य है। फिर देखेंगे नहुस 1940 में इनका एक नाटक नहीं कहेंगे, इसमें क्या है कि महाभारतीय महाराज नहुस के चरित्र का चित्रण है। कुणाल गीत 1941 बौद्ध कथा पर आधारित है।
करबला 1942, इमाम हुसैन का बलिदान तथा मुस्लिम तहजीब का इसमें वर्णन है। अब देखेंगे भारत भारती काव्य से, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या निकल कर आ रही है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नोट्स के हिसाब से तो हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ और देखते हैं, देखेंगे यहाँ क्या है कि मैथिलीशरण गुप्त रचित भारत भारती एक निबंध काव्य है जिसकी रचना 1912 में हुई थी। ऑलरेडी ऊपर चर्चा किया जा चुका है, बट यहाँ भी देख लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। भारत भारती महाकाव्य राष्ट्रप्रेम की भावना से ओतप्रोत है। इसकी रचना के कारण गुप्त जी को जेल भी जाना पड़ा था। भारत भारती को आधुनिक युग का गीता कहा गया है। भारत भारती काव्य के लिए राष्ट्रपिता स्वयं गांधी जी ने गुप्त सन 1936 में राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की थी। यानी कि राष्ट्रकवि कौन हुए? मैथिलीशरण गुप्त हुए। कौन बोला था उनको? गांधी जी बोले थे। कब बोले थे? 1936 में बोले थे। और ठीक है, फिर आगे देखेंगे। यह काव्य उर्दू के शायर अल्ताफ हुसैन अली के मुसद्दस शैली में रचित है। मुसद्दस 6 मिसरों या 3 शेरों का होता है, जिसमें पहले 4 मिसरों के तुक एक समान होते हैं और शेष अंतिम 2 मिसरों के तुक अलग होते हैं। इस काव्य में राष्ट्रीयता, अतीत गौरव, युगीन दशा, प्राकृतिक सौंदर्य और सभी विषयों को विस्तार से रखा गया है। अब देखेंगे भारत भारती के बारे में विद्वानों की राय, जो अन्य विद्वान लोग हैं वो क्या कहते हैं, उसको यहाँ पे भी सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है। तो जब यहाँ देखेंगे नीचे आकर के आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं। आचार्य शुक्ल भारत भारती के बारे में कहते हैं कि गुप्त जी की ओर पहले हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली। इसमें मुसद्दस की हाल ही के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत वर्तमान दशाओं का विषमता दिखाई गई है। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं है, यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग्य वैचित्र इत्यादि विधान इसमें न था, पर बीच बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। प्रस्तुत विषय को काव्य का रूप पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह से सिद्ध कर दी। उसके बाद देखें, आचार्य शुक्ल जी एक जगह और भारत भारती के बारे में कहते हैं कि भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों गुप्त जी में है। डॉक्टर बच्चन सिंह भारत भारती तो उस समय की राष्ट्रीय भावना की सिस्मोग्राम है। इसे लिखने की प्रेरणा उन्हें मुसद्दस हाली और कैफी के भारत दर्पण से मिली। पहले में मुसलमानों के सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति की गई और दूसरे में हिंदुओं के सांस्कृतिक उत्थान की। गुप्त जी ने शैली हाली से ली और जमीन कैफी से। इसके तत्कालिक राष्ट्रीय चेतना, वर्तमान की हीन भावना के संदर्भ में अतीत का गौरव और प्रकारांतर से भविष्य का संकेत चित्र है। भारत भारती की रचना के बारे में स्वयं मैथिलीशरण गुप्त इसकी प्रस्तावना में कहा है कि वह एक समय था कि जब यहाँ यह देश विद्या, कला, कौशल व सभ्यता में संसार का शिरोमणि था। अब एक समय है जहाँ इन्हीं बातों को इसमें सोचने का अभाव हो गया है। जो आर्य जाति कभी सारे संसार का हमें शिक्षा देती थी, वही आज पग पग पर पराया मुंह ताक रही है। क्या हम लोग अपने मार्ग से यहाँ तक हट गए हैं कि अब उसे पा ही नहीं सकते। संसार में कोई ऐसा काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध न हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। इसी उत्साह को लिखने को इसी मानसिक वेग से उत्तेजित करने के लिए मैंने इस पुस्तक को लिखने का साहस किया है। गुप्त जी ने भारत भारती में पुस्तक लिखने की प्रेरणा के बारे में पुस्तक की प्रस्तावना में कहते हैं कि कोई 2 वर्ष पूर्व मैंने इस पूर्व में दर्शन नामक एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्त में आया कि हो सका तो मैं इसको पल्लवित करने की चेष्टा करूंगा। इसके कुछ ही दिन बाद राजा साहब रामपाल सिंह जी आई महोदय करके हैं, एक कृपा पत्र मुझे मिला जिसमें श्रीमान ने मौलाना हाली के मुसद्दस को लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता हिंदू पुस्तकों के लिए लिखने का मुझसे अनुग्रह पूर्वक अनुरोध किया। मैंने इस पुस्तक को लिखने का साहस किया। महादेवी वर्मा कहते हैं कि भारत भारती में वर्तमान, अतीत वर्तमान के साथ भविष्य की रूपरेखा का भी संकेत मिल जाता है, अतः पुस्तक ने कालजयी रूप पा लिया है। अगे ने अपने निबंध अस्मिता की खोज में भारत भारती के बारे में कहा है। भारत भारती में अनेक उसके रचना काल में चर्चित नहीं ऐतिहासिक जानकारियों के बीच वाल्मीकि और व्यास, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता, कालिदास और भगवती के अनुगुण सुन सकेंगे। वस्तुतः गुप्त जी काव्यों में सर्वाधिक प्रचार भारत भारती का हुआ। इसके प्रचार, एक मिनट थोड़ा सा और बड़ा कर लें। भारत भारती का हुआ, इसके प्रचार में युवकों की जागृति को देखकर ब्रिटिश शासन ने और संयुक्त प्रांत में इसके बीने गीत को जब्त कर लिया गया। साथ ही इसकी प्रतियां भी सरकार को सौंपनी पड़ी थी। भारत भारती के निबंध जो है ना, काव्य 3 खंडों में विभक्त है। पहला क्या है? अतीत खंड, और दूसरा क्या है? वर्तमान, और तीसरा क्या है? भविष्यत खंड है। ठीक है। अतीत खंड में भारत के प्राचीन गौरव का बड़े मनोयोग से बखान किया गया है। इसमें भारतीयता की वीरता, आदर्श, विद्या, बुद्धि, कला, कौशल, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, स्त्री, पुरुष आदि का गुणगान किया गया है।
वर्तमान खंड में भारत की अधोगति का वर्णन किया गया और इस खंड में साहित्य, संगीत, धर्म, दर्शन आदि के क्षेत्र में होने वाली अवनति, रईसों और उनके सपूतों के कारनामे, तीर्थ और मंदिरों की दुर्गति, स्त्रियों की दुर्दशा के साथ दरिद्रता, दुर्भिक्ष, भारतीय कृषक, उनकी समस्याओं का हृदय विदारक चित्रण है। भविष्य खंड में भारतीयों को उद्बोधित किया गया तथा देश के लिए मंगल कामना की गई है। भारतीय साहित्य में भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। भारतीय के पदों को राष्ट्रीय आंदोलन, प्रभात फेरियों, शिक्षण संस्थानों में प्रातःकालीन प्रार्थनाओं आदि में गाए जाते हैं। फिर अगला देखेंगे, भारतीय काव्य में मंगलाचरण के रूप में कवि ने इस पद को रखा है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। मैथिली शरण गुप्त ने, ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने इस काव्य की रचना हरिगीतिका छंद में की है। ऊपर मैंने इसकी चर्चा की थी। इस काव्य में कई ऐसे ऐतिहासिक आयामों को उद्घाटित किया गया है तथा यह दशमलव सिद्धांत का अरबों ने सिंधुओं से सीखा। इसी से विद्या को यहाँ को इल्मे हिंदसा कहा जाता है। कवि ने भारत को पश्चिम से श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए कहा है कि आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही गई है, होता प्रभाकर पूर्व से उदित पश्चिम से नहीं। गुप्त जी की विशेषता रही कि वे समस्या का साथ समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। इस काव्य में वे प्रश्न करते हैं कि हम कौन थे, फिर वर्तमान को इंगित करते हुए कहते हैं कि क्या हो गए तथा भविष्य के लिए प्रश्न प्रस्तुत करते रहते हैं और क्या होंगे अभी, फिर आगे इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते हैं आओ विचारे आज मिलकर सभी। वर्तमान खंड में तत्कालिक भारत के नैतिक बौद्धिक पतन का प्रथम पद से शुरू करते हैं। जिस लेखनी ने लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली अब हाल उसके अमित उपकर्ष का। फिर आगे क्या है, वर्तमान खंड में तत्कालिक भारतीय समाज की कुरीतियों, तद्युगीन समस्याओं के साथ कथित उपदेशकों, साधु संतों, महंतों, पुजारियों आदि के ऊपर भी करारा प्रहार किया गया है। फिर आगे देखेंगे, है कार्य ऐसा कौन सा साधन है जिसकी एकता के माध्यम से कभी भविष्य खंड में भारतवासियों की एकता पर बल पर जोर दिया है। भविष्य खंड में जातीय अस्मिता, गौरव के प्रति युवाओं को अग्रसर होने हेतु प्रोत्साहित किया है। गुप्त जी ने तत्कालीन कवियों को लक्ष्य बोध का एहसास कराते हुए कहा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ऊपर ऑलरेडी मैंने इसको अपने नोट्स में सम्मिलित करवा दिया है। गुप्त जी सेवा एवं त्याग की मूर्ति जाने वाले नेताओं को भारत की उन्नति में योगदान देने की बात करते हुए कहते हैं, इस देश का भार तुम पर ही है, तुम जीत से ही देश का जीत और तुम्हारे हार से हार है। भविष्य खंड में भारतवर्ष को फिर से हरा भरा करना है। सर्वजन सुख और सर्वजन हिताय के लिए कवि प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे देव अपनी दया एक बार दिखलाइए, इस भारत भूमि को फिर से पुण्य भूमि बनाइए। ठीक है, भारतीय कवि में जिस तरह अस्मिता को जगाने और भारतीयता की खोज करने की प्रेरणा दी गई है वो अन्यत्र दुर्लभ है। अब देखेंगे भारतीय के महत्वपूर्ण पद। ठीक है, और ये पद ऑलरेडी हम वहां से देख चुके हैं इसके पहले वाले में। ठीक है, वर्तमान खंड से देख सकते हैं, जिस लेखनी ने लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली है हाल अब इसके अमित अपकर्ष का। ठीक है, ये पंक्तियां हैं जैसे कि नारी जनो दुर्दशा हमसे कही नहीं जाती, लजा बचाने को अहो जो वस्त्र भी नहीं पाती, जो कुलवती है भीख भी मांगे वो मांग सकती नहीं है नहीं, मर जाए चाहे किंतु झोली टांग सकती है नहीं। यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना बंद हो तो देश फिर संपन्न हो, कुदन रुके आनंद हो। पानी बहाकर रक्त का कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये चीजें हैं पंक्तियां जो कि ऑलरेडी देखेंगे। भविष्य खंड की पंक्तियां कुछ देख लेते हैं। हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ, वह शील सदाचार वैभव देखा अब क्या है यहाँ। हम कौन थे क्या थे तो ऑलरेडी चर्चा वहां हो चुका है। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखे दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है, डूबी न देखो नाव अपनी पीड़ा है मझधार में, होगा सहायक कर्म का पतवार ही उद्धार में, वीरो उठो अब तो कुजस की कालिमा को भेंट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन में धन भेंट दो, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं, इस देश को हे दिन बंधो फिर से अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पूर्ण भूमि बनाइए। तो इस तरह से ये जो हमारा भारतीय था वो आपके समक्ष खत्म हुआ। अब क्या करना है कि पूरे के पूरे वीडियो को एक बार इत्मीनान से देखें, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन करवाया उसको आप अपने नोट्स में सम्मिलित करें और फिर कमेंट्स में आकर के बताएं
कि कैसा है, और आप जो भी आपका सुझाव है उसको दें ताकि मैं इसको और बेहतर कर सकूं। और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, एक एक करके आप प्लेलिस्ट से सारा चीज़ें देख सकती हैं। अभी बिहार सरकार कुछ दिनों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करने जा रही है, और उसका जो रिटेन होने वाला है उस रिटेन का जो सिलेबस होगा वो यूजीसी नेट का ही सिलेबस है। तो आप अपनी यूजीसी नेट पे पकड़ बनाएं, जैसे ही जितना आपका पकड़ रहेगा आपका उसमें जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें बेहतर परफॉर्म होगा और आपके मेरिट बनने की पूरी के पूरी चांसेस हैं। तो फिर इसी तरह के कोई ना कोई अपडेट मिलता है तो अपडेट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।